हेलो फ्रेंड्स, नमस्कारम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उमेद में। एंड दोस्तों, आज फिर अपन एक नए लेक्चर के साथ में लेक्चर नंबर 10, जिसमें कि अपन एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेज एंड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं दोस्तों। एंड राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए अपन इसका डिस्कशन करेंगे दोस्तों। एंड दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्ज़ाम कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। और उन्होंने 2/2/2021 यानी कि 2 फरवरी को उन्होंने नोटिस निकाल दिया है कि हम एग्ज़ाम 21/12/2020 को करवाएंगे और जयपुर में करवाएंगे। JSO एंड JEE दोनों के लिए करवाएंगे। तो दोस्तों 21 को संडे है, तो संडे को ये एग्ज़ाम हो जाएगी। तो दोस्तों, राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक खुशखबरी है कि एग्ज़ाम भी जल्दी करवा रहा है। एंड तो आप लगे रहिए और अपना पूरा फोकस एग्ज़ाम के लिए करिए। तो दोस्तों, ये मेरा जो आज मैंने अपलोड किया है एवरी फ्राइडे सैटरडे एंड संडे अपन जो डिसाइड किए थे, उसमें आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कि राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपना 2 तारीख को अपना एक नोटिस रिलीज़ किया था, विज्ञप्ति रिलीज़ की थी, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि अपन 21/12/2020 को क्या करेंगे, एग्ज़ाम करवाएंगे। और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के दोनों पोस्टों के लिए अपन 21 फरवरी को 2021 को जयपुर राजस्थान में एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। तो दोस्तों, और जो भी जानकारी है वो http://environment.rajasthan.government.in RPCB की साइट पर अपन को अवेलेबल हो जाएगा टाइम पे। तो दोस्तों, आज अपन जो कॉन्फ्रेंसेज और जो ऑर्गेनाइजेशन थे उसका पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। तो उसमें स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। लेट वी स्टार्ट। माई सेल्फ सिविल इंजीनियर उमेद एंड विद ऑल ऑफ यू, एंड वी विल डिस्कस ऑन environmental science and general knowledge. And today we will discuss on the different environmental conferences and organizations. तो दोस्तों, आज अपन एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें है कि IUCN। तो दोस्तों, आज का पहला जो डिस्कशन है वो करेंगे अपन IUCN के ऊपर। तो सबसे पहले अपन जो जिस हिसाब से अपन डिस्कस करते आए कि उसका IUCN का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी कॉन्फ्रेंसेज हुई है, उसका सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका फुल फॉर्म, उसका इस्टेब्लिशमेंट, उसका हेडक्वार्टर, उसका चेयरमैन या प्रेसिडेंट या CEO, या और फिर उसके बारे में क्या डिटेल है, उसकी क्या खासियत है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज अपन डिस्कस करते हैं IUCN के बारे में। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो दोस्तों, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एंड इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। एंड दोस्तों, जो IUCN का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और जो अभी इसी के जो प्रेजेंट में CEO है वो कौन है? ब्रूनो ओब्रियल। तो दोस्तों, ब्रूनो ओब्रिले इसके जो CEO है। अब इसके बारे में क्या खासियत बातें हैं दोस्तों, कि ये जो IUCN है ये एक डाटा पब्लिश करती है, और जो डाटा का जो कलेक्शन होता है उसमें जो स्पीसीज़ के बारे में डिस्कस करती है कि कौन सी स्पीसीज़ कितना थ्रेट है अपने एनवायरनमेंट से और कितना उसको सर्वाइव करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो उनके लिए कौन कौन सी स्पीसीज़ है उनको उन्होंने रेड डाटा बुक में कलेक्शन करते हैं, और जो पब्लिश करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक और रेड लिस्ट, विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द थ्रेट लेवल टू प्लांट एंड एनिमल। तो जो भी अपने प्लांट है और एनिमल है उनकी जो थ्रेट लेवल है उसको ये IUCN डिफाइन करता है। और जो इनका थ्रेट का जो लेवल है उनका एक कलेक्शन ये देता है। तो ये कलेक्शन है जो रेड डाटा बुक में देता है, और रेड डाटा बुक में इनका जो कलेक्शन है वो किस हिसाब से दिया है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जो रेड डाटा बुक में उन्होंने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है, एनिमल्स, प्लांट एंड उनको। तो उसमें सबसे पहले एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, भूल गया होऊंगा। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड यानी कि शॉर्ट फॉर्म में EW, एक्सटिंक्ट EX एंड क्रिटिकली एंडेजर्ड। जो क्रिटिकली बहुत ही ज़्यादा, एक्सटिंक्ट तो चलो, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ ये तो छोड़ो, उसके बाद में क्रिटिकली एंडेजर्ड यानी कि बहुत ही ज़्यादा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसके में कौन कौन से हैं?
घड़ियाल है, बल्चर है एंड ग्रेट इंडियन वस्टर्ड। तो ये अपन को इनको याद रखना है कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज़ को रखा गया है। तो उसके अंदर घड़ियाल है, बल्चर है एंड ग्रेटा इंडियन वस्टर्ड को रखा गया है। एंड इंडेंजर्ड EN के अंदर टाइगर है, लायन है, लायन में भी एशियाटिक लायन, और ये सबसे ज़्यादा जो एशियाटिक लायन है वो कहाँ पाए जाते हैं, गिर फॉरेस्ट में। गिर फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा एशियन लायन पाए जाते हैं, और लायन एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर टाइगर और लायन को रखा। उसके बाद में है दोस्तों वनरेबल, वन हॉर्न राइनो एंड नॉट थ्रेटन्ड एंड लीस्ट कंसर्न्ड। इसमें लीस्ट कंसर्न्ड में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को रखा गया है। तो दोस्तों इस तरह से रेड डाटा बुक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 कैटेगरीज में अपनी जो फ्लोरा एंड फोना है, प्लांट एंड एनिमल है, उनको स्पीसीज़ को डिवाइड करके रखा है। तो जिसमें कि एक्सटेंट इन वाइल्ड लाइफ, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जिसमें कि घड़ियाल, बल्चर, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड, इन ये स्पीसीज आती है। उसके बाद एंडेंजर्ड यानी कि टाइगर, लायन, और लायन में भी कौन सा, एशियाटिक लायन जो सबसे ज़्यादा गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है। उसके बाद में वनरेबल, वन हॉर्न राइनो को रखा गया है। उसके बाद नो थ्रेटन एंटी एंड लीस्ट कंसर्न LC, जिसमें कि अपन को साल्ट वाटर क्रोकोडाइल को कभी कभी दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाता है रेड डाटा बुक LC में कौन सी स्पीसीज़ को रखा गया है, तो LC मतलब लीस्ट कंसर्न। तो इस तरह से अपन को इसको याद रखना है। अब दोस्तों जो IUCN अपना जो था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसी के अंदर में अपना एक साइट्स आता है। तो अपन साइट के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो साइट्स में क्या बोलता है दोस्तों, साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। तो दोस्तों जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उनके जो ट्रेड है, यानी कि अपन को जो ट्रेडिंग करनी है, तो उस ट्रेडिंग से रिलेटेड इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में इसके लिए क्या किया गया था, कन्वेंशन किया था, यानी कि साइट्स का गठन किया गया था, इसका ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। ये कब से इफेक्ट में आया था, 1 जुलाई 1975 से ये इफेक्ट में आया था दोस्तों। इसका जो लोकेशन था साइट का, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एंड जो अपना जो IUCN था, IUCN का कहाँ पे था दोस्तों, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। एंड ये मल्टीलेटरल ट्रीटी अंडर द IUCN मेंबर टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल एंड ट्रीटी डन इन रेस्पेक्ट टू नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। तो दोस्तों ये साइट्स के अंदर ये नोटिस किया गया था कि ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, किसके अंदर, IUCN के अंदर। IUCN के जो भी मेंबर है वो किस लिए प्रोटेक्ट करना है, किसको, इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल को। एंड उनके जो सर्वाइवल है, किसी भी अपन जो उनका जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनके जो एनवायरनमेंट है उसमें उनको थ्रेटन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लिए अपन ने साइट्स का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपन ने कवर किया IUCN एंड साइट्स का। उसके बाद में आज अपन फिर से डिस्कस करते हैं रामसर कन्वेंशन। एक दिन मैंने एक स्टेटस भी लगाया था इसका, अभी 2 फरवरी को इसका ये वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया था, तो उस दिन ये नोट्स का। तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑन 2 फरवरी 1971 एन इंटरनेशनल नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। कैसा है दोस्तों, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है एट रामसर। रामसर कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, ईरान में। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड एंड देयर नेचुरल रिसोर्सेज। तो दोस्तों जो भी वेटलैंड है उनमें कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है, उनके कंजर्वेशन के लिए 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में एक इंटरनेशनल नॉन बाइंडिंग ट्रीटी हुई थी, साइंड हुआ था। और इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे है, ग्लैंड में है। एंड टोटल रामसर साइट इंडिया में कितनी है दोस्तों, ये याद रखना है, 42 है, लेकिन +2 यानी कि 2 के बारे में अभी चर्चा चल रही है, उनको इन रामसर साइट में कन्वर्ट नहीं किया गया है, यानी कि कंक्लूड नहीं किया गया है, यानी कि सम्मिलित नहीं किया गया है। तो उनको अपन सम्मिलित करेंगे, तो उनका याद रखना, अभी 42 है। एंड इंडिया ज्वाइन इन 1982। तो इंडिया ने इसको रामसर को कब ज्वाइन किया था, 1982 में। एंड 171 टोटल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, जो टोटल पार्टीज थी, टोटल जो नेशंस थे, देश थे, वो कितने थे, 171 थे, जिन्होंने इनको क्या किया है, साइंड कर रखा है। अब दोस्तों कुछ बात करते हैं अपन इंडिया में। इंडिया में क्या है, चिल्का लेक, मतलब इंडिया की और वर्ल्ड वाइड चिल्का लेक लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। तो चिल्का लेक है जो कैसी है, अपनी लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया के अंदर। एंड ये कैसी है, फर्स्ट साइट है, लार्जेस्ट रामसर साइट्स है, वेटलैंड साइट्स के कह सकते हैं, और जो फर्स्ट है। एंड रेणुका वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश इज स्मॉलेस्ट। तो और रेणुका जो वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में, वो क्या है,
स्मॉलेस्ट है, और सबसे ज़्यादा रामसर साइट है वो कहाँ पे है, यूपी में है, और वो कितनी नंबर ऑफ कितने हैं उसके 8 है। अब दोस्तों ये कॉप आते हैं। कॉप क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो भी इसमें साइन किए गए जो भी मेंबर थे उनकी जो एक मीटिंग होता है। एंड कॉप 13 हेल्ड इन 29 अक्टूबर 2018 इन यूएई दुबई। तो जो कॉप 13 इसके लिए एक मीटिंग हुआ था रामसर साइट पे, तो ये कब हुआ था, 29 अक्टूबर 2018 को हुआ था, और ये यूएई यानी कि दुबई में हुआ था। और इसकी थीम थी दोस्तों, ये थीम है जो अपन को याद रखना है। अपन एक लेक्चर लेके आएंगे जिसमें जो भी अपन डे मनाए हैं 2020 में या 2021 में मना चुके हैं, उनकी क्या क्या थीम रही थी उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को अपन को याद रखना है कि अभी इसका थीम क्या था। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 की भी थीम क्या थी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और जो भी एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि सारे डेज कौन कौन से एनवायरनमेंट से रिलेटेड डेज मनाए जाते हैं और कौन कौन से एक्ट है उनके लिए भी एक अपन वीडियो लेके आएंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो उसमें अपन कवर करेंगे। तो अभी अपना जो वर्ल्ड है वेटलैंड डे है 2018 में कॉप 13 में हुआ था यूएई दुबई में, उसकी थीम थी वेटलैंड फॉर सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर। तो ये दोस्तों ये एक इसका जो थीम थी वेटलैंड फॉर सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई 2018 की। लेकिन अगर मैं दोस्तों इसको अगर बात करता हूँ कि मैं 2019 की बात करता हूँ, तो 2019 की जो थीम थी दोस्तों वो क्या थीम थी, वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज ये 2019 की थीम थी। एंड 2020 की जो थीम थी वो क्या थी दोस्तों, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। तो दोस्तों इस तरह से अपन देखा अपन ने कि जो 2020 की जो थीम थी दोस्तों, जो 2020 की जो थीम है वो क्या है, मतलब कि वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, ये किसकी है, 2020 की थीम है। लेकिन अगर दोस्तों अभी जो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया था, उसकी क्या थीम थी, वेटलैंड एंड वाटर। तो इसको याद रखना है दोस्तों, 2021 को जो 2 फरवरी को मनाया गया था उसकी थीम है वेटलैंड एंड वाटर। इसको अपन को याद रखना है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, वेटलैंड इंटरनेशनल एक जो वर्ड यूज करते हैं अपन, उसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। एंड वेटलैंड इंटरनेशनल NGOs which work for the conservation of the wetland. Wetland international means that NGOs which work for the wetland conservation, and international NGOs which work for the conservation of the wetland and wetland international. Next Montreal's record, and Montreal's record cover that sites which needed the instant help, यानी कि जिनको बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट होता है, जो वेटलैंड साइट है, दो साइट्स कवर अंडर दिस मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। एंड लिस्ट ऑफ द रजिस्टर ऑफ थ्रेटेंड वेटलैंड विच नीड द इमीडिएट प्रोटेक्शन। तो दोस्तों इसी के मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में कौन कौन सी रखी जाती है जिनको इमीडिएट प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके अंदर मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड के अंदर अपन उसको कवर करके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद में है कि ये मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड है जो कहाँ पे, इन स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में, एंड टोटल 48 मॉन्ट्रियस साइट आर अवेलेबल। तो दोस्तों जो टोटल मॉन्ट्रियस साइट थी वो कितनी है, टोटल 48 है। एंड इंडिया में जो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड के अंदर जो साइट रखी गई है वो कितनी है दोस्तों, उसमें इंडिया में एक तो केवला देव राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय पार्क है अपना, और दूसरा है लोकटक लेक। तो एक राजस्थान से है और एक मणिपुर से है। तो दोस्तों इनको अपन को याद रखना है कि मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड के अंदर वो रामसर साइट आती है, वेटलैंड साइट आती है जिनको इंस्टेंट प्रोटेक्शन है, मतलब उनको थ्रेटन बहुत ज़्यादा है और उनको इमीडिएट प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नमेंट इसके टुवर्ड्स एक्शन टुवर्ड्स दीज साइट्स। एंड इनमें कौन कौन सी आती है इंडिया में, अगर देखा जाए तो इंडिया में एक तो है अपने राजस्थान से, जो कौन सी है, केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, एंड दूसरी है मणिपुर यानी कि लोकटक लेक। और टोटल है जो कितनी है, 48 है। और मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड में मतलब इसको सबसे पहले मीटिंग किया गया था इसके लिए, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन एक कैगली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसमें एक अमेंडमेंट आया, कैगली अमेंडमेंट,
वो किसके बारे में बात करता है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू ग्रेजुअली रिड्यूस द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो दोस्तों जो कैगली एग्रीमेंट में आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो अमेंडमेंट लेके आया था कैगली, उसको कैगली अमेंडमेंट के नाम से जाना गया कैगली में। एंड ये क्या करता है दोस्तों इसमें कि ये जो HFC जो है अपने HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, उनके जो उनको कंजम्पशन है, उनके प्रोडक्शन है, उनको क्या करना है? रिड्यूस करना है, उसके प्रति काम करता है। एंड लीगली एग्रीमेंट होता है ये एंड साइन इन 2016। तो ये अपना कैगली अमेंडमेंट कब आया था? 2016 में आया था और इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं वियना कन्वेंशन। अगर दोस्तों मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ या फिर फास्ट चल रहा हूँ तो आप स्पीड कम करके भी वीडियो देख सकते हो। एंड एग्ज़ाम डेट आ गई है तो दोस्तों आपको भी इतना ही फास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के लिए बहुत कुछ सिलेबस कवर करना है और टेक्निकल का जो भी है वो काफ़ी रह रहा है। तो इसलिए दोस्तों इन चीज़ों को अपन को देखना है। तो आगे चलते हैं दोस्तों वियना कन्वेंशन, और सभी दोस्तों को बता दीजिए कि एग्ज़ाम डेट आ गई है और जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी आप दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनको बेनिफिट मिल सके। और अपना जो शेड्यूल है फ्राइडे सैटरडे संडे, उन सभी शेड्यूल में आपको लेक्चर नोट्स में प्रोवाइड करवाता रहूँगा टिल द एग्जाम्स, जितना कवर होगा जितना। और एनवायरनमेंट को, हाँ दोस्तों एनवायरनमेंट को अपन शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ने से क्या होगा? अपना सिलेबस जल्दी कवर होगा। और एग्जाम डेट अभी आ रही है तो अपन को शॉर्ट नोट्स के थ्रू सिलेबस कवर करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा शॉर्ट नोट्स, जो कि अपन का पूरा एग्जाम तक कवर करवा देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरे जो बनाए हुए जो शॉर्ट नोट्स हैं उनसे मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, और रिवीजन करवा के आपका इंस्टेंट आपका रिवीजन हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, और करंट अफेयर आप कवर करते चलिए। करंट अफेयर एंड जनरल साइंस जो भी है नॉन टेक्स्ट पार्ट है उसको आप कवर करते चलिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वियना कन्वेंशन। ये क्या है दोस्तों? ये वियना कन्वेंशन जो हुआ था इंटरनेशनल नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट साइंड इन 1985। तो दोस्तों नोट्स बना के चलिए। वियना कन्वेंशन इंटरनेशनल नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है और ये कब साइन हुआ था? 1985 में, टू एनकरेज द ओजोन रिलेटेड रिसर्च। तो ये वियना कन्वेंशन किसके बात करता है कि ओजोन से रिलेटेड जितना भी रिसर्च वर्क है उसको प्रमोट करता है, इनकरेज करता है। एंड मॉनिटरिंग ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड टू सर्च द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। ठीक है दोस्तों, और जो वियना कन्वेंशन जो प्लेस हुआ था वो कहाँ हुआ था? कैपिटल ऑफ द ऑस्ट्रिया। ठीक है दोस्तों, अब आता है दोस्तों मिनामाटा कन्वेंशन। मिनामाटा कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द मरकरी। जो मरकरी का जितना भी प्रोडक्शन होता है, मिनामाटा नाम का जो अपना जो कुनामोटो जापान में है, मतलब एक प्लेस था जो मतलब मिनामाटा, हाँ, जो मरकरी का किसी भी फैक्ट्री या उससे मरकरी रिलीज हो रहा था तो वहाँ के लोगों को काफ़ी क्या कर रहा था? ये इफेक्ट कर रहा था। तो ये मिनामाटा कन्वेंशन लाया गया था। एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक इमिशन एंड रिलीज ऑफ द मरकरी कंपाउंड्स। जो भी एंथ्रोपोजेनिक रूप से जो मिशन है अपना मरकरी का, और जो मरकरी के जो कंपाउंड है जो रिलीज हो रहे हैं किसी भी फैक्ट्री से है या किसी से भी है, उनसे अपन को क्या करना है? ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करना है। इसके रिगार्डिंग मिनामाटा कन्वेंशन अपना काम करता है। इसमें जो साइन हुआ था वो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज थे 128। एंड इफेक्टिव कब से हुआ था? ये 2013 से 2013 से। एंड इसका जो लोकेशन है मिनामाटा कन्वेंशन किस जगह हुआ था? यानी कि कुनामोटो जापान में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों मरकरी पॉइजनिंग कि ये मरकरी से रिलेटेड है मिनामाटा कन्वेंशन। तो मरकरी पॉइजनिंग के बारे में बात करते हैं। एक्सेसिव इनटेक ऑफ मरकरी कॉल्ड द मिनामाटा डिजीज। ठीक है, इट्स टाइम रिपोर्टेड इन जापान ड्यूरिंग द 1950। तो दोस्तों इसका जापान में एक फैक्ट्री में पता लगाया गया कि इससे ह्यूमन एक्सेसिव जो इसका जो लेवल है मरकरी का उससे ज़्यादा अगर इनटेक हो रहा है तो ये क्या करता है? मिनामाटा डिजीज़ करता है। इसके रिगार्डिंग मिनामाटा कन्वेंशन आया था। एंड मिनामाटा जो कन्वेंशन आया था वो 2013 में आया था, लेकिन 1950 ईस्वी में इसे जापान में सबसे पहले देखा गया था। फिशेज आर द मोस्ट लाइकली सोर्स थ्रू विच द मरकरी एंटर आवर बॉडी। तो दोस्तों जो फिशेज होती है, मछलियाँ होती है, जो मेन सोर्स होती है जो वाटर बॉडीज़ के थ्रू इंडस्ट्री से जो निकल रहा है उससे मरकरी लेके और हमारे बॉडी तक मरकरी को ट्रांसफ़र करने में मरकरी सोर्स थर्मोमीटर है, बैरोमीटर है एंड CFL वगैरह है, उनमें मरकरी का यूज़ किया जाता है। इंडिया साइंड इट इन 2014 बट रेटिफाइड इन 2018। तो इसमें
2014 में इंडिया ने साइन किया था, बट 2018 में रेटिफाइड किया था। मरकरी का जो और है वो क्या है, शनिवार है। एंड मेटल, हाँ इसी के रिलेटेड एक मेटल है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, वो कौन सी है, मरकरी है। और नॉन मेटल है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, वो कौन सी है, ब्रोमीन है। तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपीज। पीओपीज क्या होते हैं दोस्तों, आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनको अपन पीओपीज बोलते हैं। इट इज ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी साइन इन 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपीज को जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड थे उस पर ये 2001 में साइन हुआ था। और इफेक्टिव कब से हुआ था, 2004 से इफेक्टिव हुआ। इसका जो एम था टू रेस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ द पीओपीज। जो भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट थे उनका प्रोडक्शन और यूज़ उनका कम करना था। तो जो पीओपीज निकलता है वो किस किस से, उसके एग्जांपल क्या है, तो उसके एग्जांपल है डीडीटी, मिथाइल ब्रोमाइड एंड एल्ड्रीन एंड डाइएल्ड्रीन एंड डाइऑक्सीन एंड हेप्टाक्लोराइड। ये जो सोर्स है इनका अपन को क्या करना है, उनका प्रोडक्शन और यूज़ अपन को क्या करना है, बंद करना है। तो इससे रिलेटेड ये स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपन बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रीटी टू कंट्रोल ऑफ द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो बेसल कन्वेंशन था वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी था, और इंटरनेशनल ट्रीटी के अंदर जो कवर किया गया था उसके अंदर था टू कंट्रोल ऑफ द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट, जो भी ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट था और किसका, हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल का। तो उसके रिलेटेड बेसल कन्वेंशन आया था। बेस्ट लाइक द फ्लेमेबल, इन्फेक्शियस एंड टॉक्सिक, ये जो या तो फ्लेमेबल है या इन्फेक्शियस है या टॉक्सिक है वो इसके अंदर कवर करके चलते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट नॉट कवर्ड दिस बेसल कन्वेंशन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि रेडियो एक्टिव वेस्ट है जो बेसल कन्वेंशन के अंदर अपन कवर नहीं करके चलते हैं। ये कब साइन हुआ था, 1989 में साइन हुआ था। और इफेक्टिव कब से हुआ था, 1992 से इफेक्टिव हुआ था। और इसको जो साइन करने वाली जो कंट्री थी वो उसमें टोटल कितना था, सिग्नेचरी 53 टोटल था। उसके बाद आता है दोस्तों रॉटरडैम कन्वेंशन। तो दोस्तों रॉटरडैम जो कन्वेंशन है उसमें अपन जो केमिकल्स है या पेस्टिसाइड है उनका जो उनसे जो रिलेटेड है वो उनसे जो प्रोटेक्शन है उसके लिए अपन क्या लेके आए, रॉटरडैम कन्वेंशन। तो ये प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्मफुल केमिकल एंड पेस्टिसाइड ड्यूरिंग द इंटरनेशनल ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ ए प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर। तो दोस्तों ये क्या करता है, रॉटरडैम कन्वेंशन में क्या था कि अगर आप जो भी पेस्टिसाइड्स है या केमिकल है उनका ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पहले क्या कर देना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। एंड उनका जो कितना हार्मफुल है कितना नहीं है या ट्रेडिंग लाइक है नहीं है उनके रिलेटेड के बारे में ये रॉटरडैम कन्वेंशन हुआ था, जिसमें साइन इन 1980, 1999, 1998 एंड इफेक्टिव कब से हुआ था, 2004 से। और जो प्लेस हुआ था, कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था रॉटरडैम नीदरलैंड में। और इसके जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर थे वो कितने थे दोस्तों, 72। अब दोस्तों अपन एक बात करते हैं कि अपन ने एक UNHEC का डिस्कस किया था। और UNHEC था कि UNHEC के बारे में अपन ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, UNHEC के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में UNEP के बारे में डिस्कस किया था। और UNEP था अपना यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम था। और दोस्तों उसी से रिलेटेड एक और था अपना UNHEC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस। तो जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी के अंडर में UNEP आता है। और UNEP का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उससे WMO एंड IPCC दो ऑर्गेनाइजेशन का उद्गम हुआ, यानी कि ऑर्गेनाइज हुए थे, ऑर्गेनाइजेशन उनका स्टार्ट किया था। तो अपन बात करते हैं दोस्तों कि ये WMO एंड IPCC क्या चीज़ होता है। IPCC तो दोस्तों WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिक्रीज ये एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द promoting international cooperation on the atmosphere science, climatology, hydrology and geophysics। एंड ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है कि यूनाइटेड नेशंस का जो एजेंसी है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉर प्रोमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल क्या है, कोऑपरेशन किसके लिए, रिगार्डिंग ऑन एटमॉस्फेयर साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिक्स के बारे में ये काम करता है।
उसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, 23 मार्च 1950 को। एंड इसका जो हेड है वो कौन है, गरहार्ड एड्रिन। तो जो इसका जो हेड है अभी वो गरहार्ड एड्रिन करके है दोस्तों। जो इसका अभी फ़िलहाल में जो हेड है वो गरहार्ड एड्रिन है। इसको अपन को याद रखना है कि जो WMO है वो किसके अंडर में काम करता है दोस्तों, UNEP के अंडर में काम करता है। और UNEP किसके अंडर में काम करता है, UNHC के अंडर में काम करता है। उसके बाद में दोस्तों आगे आता है IPCC। दोस्तों मैं आज हो सकता है कि फास्ट पढ़ा रहा हूँगा, फास्ट आपको थोड़ा सजेस्ट कर रहा हूँगा दोस्तों, आपको थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँगा दोस्तों। एग्जाम आ गई है, इसी तरह से अपन को फास्टली कवर करके चलना है। कल के वीडियो में अपन इम्पोर्टेंट डेट जो अपन डे मतलब कि जो भी डे मनाते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और उनका कौन कौन से डे मनाते हैं, उनकी क्या क्या थीम थी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सम इम्पोर्टेंट एक्ट रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, उसके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं IPCC के अंदर। IPCC क्या है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। IPCC तो अपन दोस्तों जैसे कि अपन फुल फॉर्म देखते हैं, तो फुल फॉर्म में है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। एंड दोस्तों क्रिएटेड टू प्रोवाइड द पॉलिसी मेकर। तो दोस्तों ये क्या करता है, क्रिएटेड टू प्रोवाइड पॉलिसी मेकर विद रेगुलर साइंटिफिक असेसमेंट ऑन द, क्या है, रेगुलरली साइंटिफिक असेसमेंट करता है किसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज, इट्स इम्प्लीकेशन एंड पोटेंशियल फ्यूचर रिस्क। जो भी फ्यूचर में जो रिस्क है उसका पोटेंशियल, एज वेल एज टू पुट द फॉरवर्ड एडेप्शन एंड मिटिगेशन ऑप्शंस। जो भी मिटिगेशन ऑप्शन है उसको प्रोवाइड करता है। एंड इट हैव अराउंड 200 साइंटिस्ट वर्क। तो दोस्तों ये क्या है कि एक कुछ करता नहीं है, ये केवल सजेशन देता है और जो भी साइंटिफिक असेसमेंट वर्क है उनको असेस करता है रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। एंड उनका क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन कराता है, और जो फ्यूचर में क्या उनका पोटेंशियल होगा उसके बारे में ये काम करता है। एंड ये एक साइंटिफिक, IPCC क्या है कि एक साइंटिफिक बॉडी है जो भी साइंटिफिक वर्क हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, और उसके जो भी नए एनवायरनमेंट एंड उसके। हाँ दोस्तों, तो इट हैव अराउंड द, ये कितने, इसके अंदर कितने साइंटिस्ट काम करते हैं, 200 साइंटिस्ट काम करते हैं इसके अंदर। एंड इट डज नॉट कंडक्ट द एनी साइंटिफिक इंक्वायरीज। तो ये क्या करता है, कोई भी साइंटिफिक इंक्वायरीज कंडक्ट नहीं करता है, बट रिव्यू वर्ल्ड वाइड अवेलेबल रिसर्च रिपोर्ट डाटा ETC। तो जो भी वर्ल्ड वाइड जो भी साइंटिफिक वर्क हो रहे हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, उनको क्या करता है, रिव्यू करता है, और जो भी रिसर्च वर्क हो रहे हैं उनको रिव्यू करने, मतलब एक तरह से अपने मॉनिटरिंग का काम करता है। तो दोस्तों इस तरह से इसका कोई भी काम नहीं होता, लेकिन इसके अंदर साइंटिफिक जो वर्क है वो काम होता रहता है। एंड जो ये क्या करता है, रिव्यू का काम करता है और उन पर नज़र रखने का काम करता है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन स्टडी IPCC रिलीज इट्स असेसमेंट रिपोर्ट रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन स्टडी, जो रिसर्च वर्क हो रहे हैं उनसे जो स्टडी निकल के आता है, उन स्टडी के बेसिस पे IPCC क्या करता है, रिलीज इट्स असेसमेंट रिपोर्ट रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये असेसमेंट रिपोर्ट देता है। एंड फर्स्ट असेसमेंट जो रिपोर्ट दी थी ये 1990 में दी गई थी। एंड फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट दी थी वो 2014 में दी गई थी। एंड सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट थी वो कब दी जाएगी, 2022 में। तो दोस्तों जैसे कि बताया था कि ये एक असेसमेंट रिपोर्ट अपनी जो स्टडी होती है इसकी एक असेसमेंट रिपोर्ट प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले 90 में दी गई थी, 1990 में AR असेसमेंट रिपोर्ट, फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट 2014 में दी गई थी, एंड सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट 2022 में दी जाएगी बेस्ड ऑन द IPCC रिपोर्ट UNFCCC कॉल द मीटिंग। तो दोस्तों जो असेसमेंट रिपोर्ट होती है उसके हिसाब से ही अपना जो UNFCCC होता है वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है कि जो भी साइंटिफिक वर्क होते हैं उनके बेसिस पे अपन का ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और कल के चैप्टर में अपन इम्पोर्टेंट डे और उनकी डेट और उनकी थीम के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इम्पोर्टेंट एक्ट के बारे में भी अपन कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए। एंड
ऐसे ही वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों पढ़ाई करिए, डेट आ गई है एग्जाम की, ज़्यादा टाइम नहीं है। टेक्निकल में भी आपके टॉपिक है, उनको भी आपको कवर करना है। और नॉन टेक का ये जो पार्ट है एक तरह से एनवायरनमेंट का ही है, लेकिन ये अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये नॉन टेक में कवर किया जाता है। तो दोस्तों आप इसको भी कवर करते चलिए और नोट्स बनाते चलिए और नोट्स को रिमेंबर रखिए एंड फोकस करिए। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट।